Hello everyone, I am in front of you once again with another video from our series Most Expected 100 Plus Error for CUT 2024. I am Yashveer Singh, your educator and mentor to English language, and I welcome you to your own YouTube channel FP Exam Prep. I hope you enjoying these videos. If you want to keep enjoying, keep watching these videos. चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट सेशन। लास्ट सेशन के अंदर हमने 50 क्वेश्चंस और 50 कॉन्सेप्ट समझ लिए थे। आज हम 51st क्वेश्चन से इसको शुरू कर रहे हैं। तो जिन बच्चों ने लास्ट के वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि वो देखें, क्योंकि वहां पर हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए हैं। और जैसा कि मैं बता रहा हूं, मोस्ट एक्सपेक्टेड इससे बाहर नहीं आएगा, तो आई होप कि इससे बाहर आएगा भी नहीं। अगर आप ये 100 कॉन्सेप्ट्स देख लेते हो, तो अगर वहां पर 2 या 3 या 4 एरर पूछे जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो इन्हीं में से पूछे जाएंगे। सो प्लीज इन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से पढ़ ले। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन 51st क्वेश्चन से। चलिए देखिए, हमारा जो 51st क्वेश्चन है वो क्या कहता है, इफ अ मैन डिलीजेंटली, डिलीजेंटली का मतलब होता है मेहनत से, ठीक है, सीक्स टू कम इनटू द कांटेक्ट विद द बेस्ट that has been thought and said in this world, he will become simple and unselfish। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन बोला गया है, तो सबसे पहले मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो उसके सब्जेक्ट वर्ब के एग्रीमेंट को चेक कर लें। अब ये कह रहा है इफ अ मैन, ठीक है, इफ अ मैन, अगर ये मैन है तो मैन सिंगुलर है। इफ अ मैन डिलीजेंटली सीक्स, तो देखो ये वर्ब आ गई। अगर ये सिंगुलर है तो देखो इसके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। तो देखो यहां पर क्या है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये जो बात की जा रही है, ये कोई पास्ट की बात नहीं की जा रही, ये क्या किया जा रहा है, एक जनरल बात की जा रही है। तो जनरल बात हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखी जाती है, तो टेंस हमारा ठीक है। टू कम इनटू द कांटेक्ट विद द बेस्ट दैट हैज बीन थॉट एंड सेड इन दिस वर्ल्ड, ही विल बिकम सिंपल एंड अनसेल्फिश। ठीक है, ये बात की गई है। अब देखो यहां पर है क्या, एरर बेसिकली हमारा किसमें है, इस वाले में। ये जो बात बोली गई है ना, कम इनटू द कांटेक्ट, ये एक फ्रेज होता है। ये क्या होता है, एक फ्रेज होता है। इसके अंदर हम दा का यूज नहीं करते। ये सिंपल सा एक फ्रेज है, कम इनटू कांटेक्ट। कम इनटू कांटेक्ट का मतलब होता है कि किसी से किसी को इंट्रोड्यूस करना, मतलब किसी चीज के लिए अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, किसी के संपर्क में आना। तो जब ये बोला जाता है ना कम इनटू कांटेक्ट, तो इसके अंदर बच्चों कभी कांटेक्ट के साथ दा नहीं लगता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो फ्रेज बोला गया है, इसमें द को उन्होंने लगा दिया है, जो कि गलत है। तो कम इनटू कांटेक्ट जो होता है वो एक फ्रेज होता है विदाउट आर्टिकल द के। तो इसमें ये एरर था, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, यू मस्ट रिमेंबर मी टू पोस्ट दिस लेटर। अब ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब देखो होता क्या है, हमारे पास दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है रिमेंबर और एक होता है रिमाइंड। इन दोनों का ही डिफरेंस है। रिमेंबर का तो मतलब है दैट इज इन योर माइंड ऑलरेडी, ठीक है, मतलब एक ऐसी चीज जो आपके माइंड में पहले से ही है, आप उसे रिमेंबर कर रहे हो, याद है तुम्हें वो। लेकिन रिमाइंड का मतलब है दैट इज नॉट इन योर माइंड एट द मोमेंट, जो उस समय आपके दिमाग में नहीं है। तो अब वो ये कह रहा है यू मस्ट रिमेंबर मी टू पोस्ट दिस लेटर। रिमेंबर की तो बात ही नहीं है। जब रिमेंबर ही करेगा तो वो उसको बताएगा क्यों लेटर पोस्ट करने के लिए। वो ये कहना चाहता है कि रिमाइंड कर देना, कहीं मेरे दिमाग से निकल ना जाए उस मोमेंट पर, कहीं मैं भूल ना जाऊं। तो यहां रिमेंबर नहीं आकर यहां पर क्या आएगा बच्चों, रिमाइंड। तो रिमाइंड का मतलब होता है कि जब आप चीज भूल जाते हो और तुम्हें दोबारा उसको बताना पड़े। रिमेंबर का मतलब याद रखने को कहते हैं। तो जब वो याद होगा तो उसे बोलेगा क्यों, इसका मतलब है वो उसको लगता है कि वो भूल जाएगा, उसे रिमाइंड करवाने की जरूरत है। तो यहां वर्ड रिमाइंड आएगा बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई शैल सर्टेनली राइट यू व्हेन आई शैल रीच न्यू दिल्ली। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और ये पेपर में रिपीटेडली पूछा जाता है, और इसको मैं बहुत क्लियरली से आपको समझा देता हूं, आप लोग ध्यान से समझ लें इसको। क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बच्चों ध्यान रखना, आपको क्लॉजेज अगर कभी नहीं पढ़ी हैं तो आप किसी किताब से लेके या किसी उससे वीडियो से आप पढ़ लें उस क्लॉजेज को। हालांकि समझा मैं यहां भी रहा हूं आपको, लेकिन फिर भी अगर कोई बात क्लियर नहीं है तो क्लॉजेज देखें एक बार। देखो इंग्लिश में जो क्लॉजेज होती हैं वो दो ही होती हैं, नहीं तो अगर आप चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई
हमारे हमारे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उनको परचेज कर सकते हैं, उसमें मैंने सारी ग्रामर को बहुत डीपली और बहुत कंसेप्चुअली समझाया हुआ है, तो अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्लॉजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस में समझाता हूं आपको। क्लॉजेस है, दो तरीके के क्लॉजेस होते हैं, एक होता है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज और एक होता है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। तो ये हमारे प्रिंसिपल क्लॉज, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब होता क्या है कि जब सेंटेंस सिंगल ना होकर डबल होते हैं और उन्हें कंजंक्शन के थ्रू जोड़ा जाता है, तो वहां पर जब कंजंक्शन लगता है तो वहां पर क्लॉजेस क्रिएट होते हैं, ठीक है। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, देन मैंने एक कंजंक्शन लिखा, फिर मैंने सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब आपको यहां पर दो क्लॉजेस दिख रही हैं, एक ये दिख रही है और एक ये दिख रही है। अब इसके बीच में क्या है, कंजंक्शन। अब आपको ये ध्यान रखना है कि क्लॉज जो क्रिएट होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन के बेसिस पर ही होती है। इफ देयर इज कंजंक्शन देयर मस्ट बी अ क्लॉज, इफ देयर इज नो कंजंक्शन देयर इज नो क्लॉज। गॉट इट। अब कंजंक्शंस जो होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं, मैं यहीं पे आपको समझा देता हूं। मान लिए कंजंक्शंस जो होते हैं हमारे, उनकी भी दो कैटेगरी होती है। एक होता है हमारा कोऑर्डिनेट और एक होता है सबऑर्डिनेटिंग। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग एंड एक होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं वो होते हैं हमारे फैन बॉयज। मतलब अगर आप मेरे पीछे के लेक्चर्स देखेंगे, मेरे पीछे के वीडियोस देखेंगे, तो ये बात मैंने वहां भी समझा रखी है। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप क्या करें, जो पीछे के जो लेक्चर्स मैंने पढ़ाए हैं उनको जरूर देख लें एक बार, तो आप चीजें कनेक्ट कर पाओगे। ये होता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 7 होते हैं, एफ से बनता है फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। गॉट इट। तो ये हुए हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में ध्यान रखना, ये 7 ही होते हैं और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कभी भी सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं बनाते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? ये जो 7 कंजंक्शन होते हैं, ये 7 कंजंक्शन जब भी दो सेंटेंस को जोड़ेंगे, दे नेवर क्रिएट सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कभी क्रिएट नहीं करते हैं। गॉट इट। बस ये 7 कंजंक्शन ध्यान रख लो, बाकी के जितने कंजंक्शंस होते हैं उनकी कैटेगरी सबऑर्डिनेटिंग की होती है। बहुत सारे कंजंक्शंस हैं, दैट, व्हेन, व्हाई, वेयर, बिकॉज, सिंस। मतलब लिखूं तो मैं कितने सारे लिख दूं, लेकिन आपको बस ध्यान रखना है, बस इनमें से कोई कंजंक्शन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई कंजंक्शन होगा तो दोस ऑल आर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब आपको यह ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ सबऑर्डिनेट क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही बनाते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस बनाते हैं और कभी भी डिपेंडेंट नहीं होती है। डिपेंडेंट क्लॉज किसकी बनती है? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज की। तो ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं ना, ये जो रूल अप्लाई होगा वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पर अप्लाई होगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पर ये रूल अप्लाई नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इनमें से कंजंक्शन ना लगाओ। अगर इनमें से कंजंक्शन लगाए तो अब जो रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं वो उन्हीं पर अप्लाई होगा। गॉट इट। चलो देखो क्या है। अब आप देखो यहां दो क्लॉज हैं, आई शैल सर्टेनली राइट यू, व्हेन आई शैल रीच न्यू दिल्ली। अब देखो ये जो व्हेन है ना, ये कंजंक्शन है जो इन दोनों क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहा है। लेकिन आप ध्यान से देखो, क्या ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है? तो तुम कहोगे नहीं सर, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो नहीं है, क्योंकि फैन वॉइस में व्हेन तो आता नहीं है, तो इसका मतलब ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसका मतलब अब जो रूल मैं बता रहा हूं यहां अप्लाई होने जा रहा है। अब वो रूल क्या है बच्चों? वो रूल ये कहता है कि अगर आपके सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखी हो तो आपको यह ध्यान रखना है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज हो या कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, जो कंजंक्शन के बगैर क्लॉज होती है वो हमेशा मेन क्लॉज होती है, मेन क्लॉज। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी मेन क्लॉज। अब ये हमारी क्या हुई? सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि ये किससे जुड़ी है? कंजंक्शन से जुड़ी है। तो रूल ये कहता है, ये टेंस का रूल है कि अगर कभी भी आपकी मेन क्लॉज फ्यूचर में हो तो जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो कभी फ्यूचर में नहीं होती, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है। तो अब हम ये चेक करें कि हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी है, ये रही। तो देखो यहां पर शेल नहीं आएगा, शेल यहां से हटा दो,
क्योंकि हमारी मेन क्लॉज पहले से ही फ्यूचर में है, इसको हमें फ्यूचर में लिखने की जरूरत नहीं होती, इसे हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, आई विल गो टू द मार्केट when the rain will stop. I will go to the market when the rain will stop. अब आप ध्यान से देखो, फिर से वही बात, ये क्लॉज है और एक ये क्लॉज है। अब हमें देखना है कि कंजंक्शन किस क्लॉज के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप कहोगे सर व्हेन जुड़ा हुआ है इसके साथ, तो जिसके साथ कंजंक्शन जुड़ा होता है ना वो होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज, और हमें फ्यूचर का जो टेंस होता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज में से ही हटाना होता है। मेन क्लॉज में फ्यूचर लगा रहने दो, मेन क्लॉज में फ्यूचर ठीक रहेगा। तो यही इसी पे तो रूल बन रहा है कि अगर आपकी मेन क्लॉज फ्यूचर में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज फ्यूचर में नहीं डाली जा सकती। और एक बात का और ध्यान रख लेना कि जो हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है वो सेंटेंस के बीच में भी आ सकते हैं, क्लॉजेस के बीच में भी, और वो सेंटेंस उठकर पहले भी आ सकता है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, व्हेन द रेन विल स्टॉप, कॉमा आई विल गो टू द मार्केट। तो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज बाद में भी जा सकती है और पहले भी आ सकती है, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा वही होगी जो कंजंक्शन के बाद वाली होगी। बात समझ में आ रही है? तो अब इसमें क्या करोगे, इसमें से भी क्या कर देंगे, स्टॉप्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाओगे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगाना पड़ेगा। यहां ऐसे इसलिए लगाया क्योंकि आई जो होता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, उसके लिए रीच कर दिया। तो ये रूल कहता है यहां पर, तो हमेशा ध्यान रखो कि कभी भी दो क्लॉजेस फ्यूचर में नहीं हो सकती, कभी भी दो क्लॉजेस फ्यूचर में नहीं हो सकती अगर वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ी हुई हैं। तो गॉट इट, बस ये बात ध्यान रख लो। और जो दूसरी क्लॉज होगी वो हमेशा किस में चली जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। चलिए गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन द बिजी रिंग रोड वी विटनेस्ड अ कोल्यूजन बिटवीन अ ट्रक एंड एन ऑटो। ठीक है, अब यहां पर देखना है, यहां पर क्या चीज देखनी है, यहां पर क्या एरर है। अब ऑन द बिजी रोड जो है वो तो क्या है, एक फ्रेज है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया बिजी रोड, बिजी रिंग रोड। तो ये जो है ना ये हमारा सब्जेक्ट नहीं होगा सेंटेंस का, इसीलिए यहां पर कौन सब्जेक्ट हमारा, वी विटनेस्ड। वी का वर्ब हमारा क्या हो गया, पास्ट का विटनेस्ड हो गया। अब सेकंड फॉर्म में कोई फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म तो होती नहीं, मतलब उसकी सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म तो होती नहीं। सेकंड फॉर्म सिंगुलर के लिए भी वही रहती है और प्लूरल के लिए वही रहती है, तो सब्जेक्ट और वर्ब का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए कोल्यूजन बिटवीन ट्रक एंड, और दूसरा इसमें क्या एरर दे सकता था कि बिटवीन के साथ हमेशा एंड फॉलो करता है, तो कभी कभी बिटवीन ट्रक के बाद और लगा देगा यहां पर तो गलत हो जाएगा। तो बिटवीन के साथ हमेशा कौन सा कंजंक्शन फॉलो करेगा बच्चों, एंड। तो ये भी बात ध्यान रखें। तो गलती कहां है यहां पर, गलती है बेटा इस वर्ड में, यहां पर वर्ड के मीनिंग में गलती कर दी है। यहां पर कोलाइजन होना चाहिए था। ठीक है, क्यों होना चाहिए था कोलाइजन, क्योंकि दोनों में फर्क है। ये गलत नहीं है, इसका भी मीनिंग होता है। कोलाइजन और कोल्यूजन दोनों का डिफरेंट मीनिंग है। कोलाइजन का तो मतलब होता है क्रैश, और कोल्यूजन का मतलब होता है ए सीक्रेट एग्रीमेंट फॉर इलीगल पर्पस। इलीगल पर्पस मतलब कोई सीक्रेट एग्रीमेंट, कोई गलत काम करने के लिए को हम कोल्यूजन बोलते हैं, और कोलाइजन जो होता है वो हमारा क्रैश होना होता है। तो अब अगर दो गाड़ियों के बीच में होगा तो कोई सीक्रेट इलीगल एग्रीमेंट तो नहीं होगा ना, कोई इलीगल एग्रीमेंट के लिए तो कोई पर्पस के लिए एग्रीमेंट करा नहीं जा रहा। तो फिर इसका मतलब है कि यहां पर वर्ड कोल्यूजन ना हो के हमारा क्या होना चाहिए, कोलाइजन। तो यहां का एरर यही है बेटा। ठीक है, तो ये रहा हमारा बी पार्ट में एरर बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। Mr. Praful Patel is not attending his office for the last 1 month. Very good question. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और ज्यादातर बच्चों के समझ भी नहीं आता है। मैं आपको इसका सीधा पहले आंसर बता देता हूं। ये इज नॉट की जगह मिस्टर प्रफुल्ल पटेल हैज नॉट अटेंडिंग हिज ऑफिस फॉर द लास्ट 1 मंथ, हैज नॉट आ जाएगा। अब कहोगे सर हैज नॉट क्यों आ गया यहां पर, तो आप बात समझ लेते हैं। आंसर ये रहा हमारा। अब बात क्या समझनी है हमें, आपको बस एक छोटी सी बात यह समझनी है कि जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं उनके साथ आपको क्या नहीं लगाना है, ना तो ड्यूरेशन लगानी है और ना ही पॉइंट ऑफ टाइम देना है।
और सीधा सीधा सा मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो ना तो फॉर के साथ कोई टाइम लिखना है ना सिंस के साथ कोई टाइम लिखना है। कंटिन्यूअस टेंस में फॉर और सिंस का यूज नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ रही है? लेकिन देखो इसने क्या किया है, फॉर द लास्ट 1 मंथ को इसने कंटिन्यूअस टेंस में डाला हुआ है। यही एरर होता है हमेशा। ये एरर रिपीटेडली पेपर में पूछा जाता है और बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होता क्योंकि वो उसकी हिंदी बना रहे होते हैं। अगर आप उसकी हिंदी बना रहे हो तो फिर इसका मीनिंग बिल्कुल ठीक आ जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई ज्यादा फर्क, हिंदी बनाने में तो कोई फर्क नहीं आएगा। तो क्योंकि आपने उसकी हिंदी बना लिया तो आपके लिए वो ठीक हो गया। लेकिन टेक्निकली एरर क्या होता है कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, उन दोनों में एक डिफरेंस होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो होते हैं ना, वो ऐसे एक्शंस होते हैं जो अभी इनकम्प्लीट है। अभी इनकम्प्लीट का मतलब है जो अभी चल रहे हैं, कंप्लीट नहीं हुए। लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है वो कॉम्बिनेशन होता है कंटिन्यूअस और परफेक्ट का। उसमें कंटिन्यूअस भी होता है एक्शन और उसमें एक्शन कंप्लीट भी हो गया होता है। अब तुम कहोगे सर एक ही एक्शन कंप्लीट भी कैसे हो सकता है और कंटिन्यू भी कैसे हो सकता है, या तो वो कंप्लीट होगा या कॉन्टिन्यूअस होगा। एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। इसीलिए एक टेंस बनाया गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्यों? क्योंकि कुछ एक्शंस टाइम के साथ पार्शियली कंप्लीट होके स्टिल कंटिन्यू रहते हैं। बात समझ में आ रही है? अब आप कहोगे कि सर ऐसे कैसे? भाई टाइम ही एक ऐसा फैक्टर होता है जो किसी भी एक्शन को कंप्लीट भी करता है और कंटिन्यू भी कर देता है। अब मान लो अगर मैं बोलूं कि यहां पर मैं तुम्हें आधे घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो बेसिकली यहां दो बातें हो गई। आधा घंटा मैंने पढ़ाना का कंप्लीट भी कर लिया और अभी मैंने पढ़ाना बंद नहीं किया, अब मैं पढ़ा भी रहा हूं। तो वो जो आधा घंटा मैंने बोला ना, वो कंप्लीशन बोला इस एक्शन का। तो इसमें क्या हुआ, कंप्लीशन भी हुआ और अभी मैंने पढ़ाना बंद नहीं किया है, तो अभी ये कंटिन्यूटी भी है। अब कंटिन्यूअस एक्शन में तुम परफेक्ट एक्शंस नहीं लिख सकते, क्योंकि ड्यूरेशन हमेशा किसी भी एक्शन को परफेक्ट बना देती है, कंप्लीट कर देती है। जैसे ही तुम ड्यूरेशन लिखोगे तो वो क्या हो गया, एक्शन उतने समय का कंप्लीट हो गया। अगर वो एक्शन कंप्लीट हो गया तो कंप्लीटेड एक्शन परफेक्ट में लिखे जाने चाहिए। अब परफेक्ट में भी तुम इसको क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि वो एक्शन अभी कंटिन्यू भी चल रहा है। तो अब ऐसे एक्शन जो पार्शियली कंप्लीट होकर आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं, उन्हीं के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाए गए हैं। सो ड्यूरेशंस कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में मत लिखो। ड्यूरेशंस क्योंकि एक्शन को कंप्लीट शो करता है, तो कंप्लीट एक्शंस किस में लिखे जाते हैं, या तो परफेक्ट में या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो दैट इज वाई यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने इज को काटकर हैज नॉट बीन अटेंडिंग हिज ऑफिस फॉर द लास्ट 1 मंथ हमने कर दिया। बात समझ में आई? तो आप आगे भी ध्यान रखें कि कंटिन्यूअस टेंस में कभी भी ड्यूरेशंस और पॉइंट ऑफ टाइम नहीं लिखे जा सकते। रीजन बीइंग, क्योंकि ड्यूरेशन या पॉइंट ऑफ टाइम उसको क्या करते हैं, पार्शियली कंप्लीट कर देते हैं। सो कंप्लीटेड एक्शन कैन नॉट बी रिटन इन कंटिन्यूअस टेंसेस। दैट इज व्हाई वी क्रिएट अनदर टेंस दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो ड्यूरेशंस के साथ या सिंस के साथ लिखे जाने वाले एक्शंस, सिंस के साथ तो हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही लिखने पड़ेंगे, लेकिन फॉर के साथ लिखे जाने वाले एक्शन परफेक्ट में भी लिखे जा सकते हैं और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी लिखे जा सकते हैं, बट कंटिन्यूअस टेंस में उन्हें कभी नहीं लिख सकते। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी आपको। थोड़ा सा ट्रिकी है बट समझ, मतलब आप इतना भी समझ लोगे कि कंटिन्यूअस टेंस में ड्यूरेशन और सिंस नहीं लिखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। अगला देखो, एवरी डे वी हियर अबाउट सीनियर सिटीजन बीइंग रॉब्ड एंड इवन किल इन कोल्ड ब्लड। अब देखो, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हुआ है तो ये बात आपको अपने आप समझ में आ गई होगी, जिन बच्चों ने देखा है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है उसके लिए मैं ये समझा देता हूं। अब देखो, एवरी डे वी हियर अबाउट सीनियर सिटीजन बीइंग रॉब्ड। अब मैंने आपको बोला था कि जब भी बी फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये समझ लेना कि वो पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस का मतलब होता है कि सब्जेक्ट ने एक्शन किया नहीं है, सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन किया गया है, यानी कि मतलब सब्जेक्ट उस एक्शन का रिसीवर है, ना कि डूअर। तो अब यहां पर जो सीनियर सिटीजन है वो लूटते हैं या उन्हें लूट लिया जा रहा है? तो आप कहोगे सर उन्हें लूटा जा रहा है। इसका मतलब ये जो रॉब वाला एक्शन है, इसके जो सीनियर सिटीजन है वो रिसीवर है। अगर आपका सब्जेक्ट आपके एक्शन का रिसीवर हो तो वो पैसिव हो जाता है। अब पैसिव फॉर्म बनाने के लिए ही यहां बीइंग लगाया गया है। बीइंग क्यों लगाया गया, बी की और क्यों फॉर्म नहीं लगाई गई? तो क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा गया है, इसलिए आईएनजी फॉर्म आती है कॉन्टिन्यूअस टेंस में, इसलिए बीइंग का यूज किया गया। ठीक है, सिटीजंस बीइंग रॉब्ड एंड आर भी लगाना पड़ सकता था यहां पर एक गलती है, आर बीइंग रॉब्ड। ठीक है, आर बीइंग रॉब्ड एंड इवन क्या होगा, किल। अब देखो, ये जो रॉब्ड वर्ड है, ये जो रॉब्ड वर्ड है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है।
और ये क्या है, ये इस रॉब्ड वर्ब के रिसीवर हैं। तो किल वर्ब के ये डूअर हैं क्या? आप बताओ, किल वर्ब के या डूअर हैं क्या? ऑब्वियसली नहीं है। इसके भी क्या ये रिसीवर है, तो अगर ये इसके भी रिसीवर है तो इसे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगाया जाना चाहिए। तो देखो ये भी क्या हो जाएगा, किल्ड। एवरी डे वी हियर अबाउट सीनियर सिटीजन आर बीइंग रॉब्ड एंड इवन किल्ड इन कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड का मतलब होता है मतलब निर्दयता से, ठीक है, तो उसको कहते हैं। तो जब ये हमारा पैसिव फॉर्म है तो एंड के साथ जब दूसरे वर्ब को जोड़ रहे हो तो ये भी तो क्या है, रिसीवर ही तो है इस चीज के। तो जब भी किसी वर्ब का सब्जेक्ट रिसीवर होता है तो वर्ब को बी के साथ थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहां पर गलती क्या है बच्चों, यहां किल्ड होना चाहिए था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एरर हमारा इसमें। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पीपल आर वेटिंग टू सी द होम टीम विन द गेम। पीपल आर वांटिंग टू सी द होम टीम विन द गेम। ठीक है, चलिए वैसे तो इसका पढ़ के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि वांटिंग बोलना बड़ा अजीब लग रहा होगा आपको। बिल्कुल लगेगा, क्योंकि वांटिंग जो है ना, वांट जो है वो हमारी वर्ब क्या होती है, हमारी वर्ब ऑफ सेंसेशन होती है। वर्ब ऑफ हमारी क्या होती है, ऐसी वर्ब होती है जिसमें आप एक्शन शो नहीं कर सकते। मतलब ऐसी हमारी इंग्लिश में बहुत सारी ऐसी वर्ब होती हैं जिनके अंदर आप क्या नहीं डाल सकते, उसे डायनेमिक नहीं बना सकते, उसे एक्शन में नहीं डाल सकते। और किसी भी वर्ब में जब आप आईएनजी लगाते हो तो वो कैसी हो जाती है, इनकम्प्लीट हो जाती है। इसका मतलब है वो उस टाइम पर एक्शन चल रहा है। तो वांटिंग कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आ सकता। वांटिंग वर्ड कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि वांटिंग वर्ब जो होता है वो एक्शन शो नहीं कर सकता, वो सिर्फ क्या है, थिंक करने वाली वर्ब है। ठीक है, तो याद रखें आईएनजी फॉर्म में कभी वांट आए तो उसे सीधा प्रेजेंट इंडेफिनेट में डाल दो और उसे कर दो वांट्स। पीपल वांट्स नहीं करोगे, वांट कर दो। इसको ये काटो, आर काटो और इसे किस कर दो, वांट कर दो। अब आईएनजी फॉर्म में नहीं लगा सकते तो किस में लगाना पड़ेगा आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा पीपल वांट टू सी द होम टीम विन द गेम। हालांकि ऐसा नहीं है कि वांटिंग आपको देखने को मिल सकता है, वांटिंग सही होगा, लेकिन वांटिंग के बाद इन अगर आ जाए तो ये ठीक हो जाएगा। अब इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा तो ये लंबा कॉन्सेप्ट चला जाएगा। बस आपको मैं सिर्फ सिंपल वे में बता देता हूं कि अगर वांटिंग के साथ इन प्रीपोजिशन लगी है तो वांटिंग में आईएनजी लगाना ठीक होगा। इसका अलग कॉन्सेप्ट है, वो कभी नेक्स्ट वीडियोस में या कभी वो कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा उसको। लेकिन वांटिंग में आईएनजी लगा हुआ, आईएनजी के बाद इन लगा हुआ तो वांटिंग ठीक है। लेकिन अगर इन प्रीपोजिशन नहीं है वांटिंग के साथ तो हमेशा ध्यान रखना वो गलत होगा, उसे वांट्स करना पड़ेगा। गॉट इट? तो यहां पर क्या गलती हुई हमारी, आईएनजी फॉर्म की गलती हुई। वांट में कभी आईएनजी फॉर्म मत लगाया करो। वर्ब ऑफ सेंसेशंस कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं लेते। नेक्स्ट है हमारा, ही वॉज इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ द कॉलेज। ही वॉज इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ कॉलेज। इसका एरर मैं आपको अभी बता देता हूं। चेयरमैन से पहले एज नहीं लगाना चाहिए हमें, गलत हो जाएगा। अब समझो कैसे होता क्या है कि इंग्लिश में एक फैक्ट होता है। फैक्ट क्या, मैं मतलब एक इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। इंग्लिश में एक वर्ड होता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अभी जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं ये इंग्लिश में दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक होता है हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। गॉट इट? तो चाहे कॉम्प्लीमेंट आपका सब्जेक्ट का हो, चाहे कॉम्प्लीमेंट आपका ऑब्जेक्ट का हो, ये बनता हमेशा एडजेक्टिव या कोई नाउन या प्रोनाउन ही है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चाहे ये सब्जेक्ट का हो चाहे ये ऑब्जेक्ट का हो। तो जब भी कॉम्प्लीमेंट रखे जाते हैं किसी सेंटेंस में तो वो पार्ट ऑफ स्पीच में सिर्फ दो ही लोग काम कर सकते हैं, दो ही पार्ट ऑफ स्पीच उसकी तरह काम कर सकते हैं, दैट इज एडजेक्टिव एंड नाउन एंड प्रोनाउन। ये बात ध्यान रखिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो एज वर्ड है ना, एज अपने साथ कोई वर्ड जोड़े या कोई फ्रेज जोड़े या फिर कोई क्लॉज जोड़े, तीनों में से कुछ भी जोड़ ले, ये एज के साथ मिलकर क्या बनते हैं, एडवर्ब ही बनते हैं। अब सीधी सी बात है, जहां एडजेक्टिव की जरूरत होगी वहां एडवर्ब थोड़ी लगा सकते हो आप। जहां एडजेक्टिव की जरूरत है वहां एडजेक्टिव ही लगाओगे। अब सबसे पहले हम ये समझ लें कि कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट का क्या होता है और ऑब्जेक्ट का क्या होता है। अब मैंने बोला आई एम अ टीचर, अगर मैंने बोला आई एम अ टीचर तो ये जो एम वर्ब है ना, क्या करने का काम कर रही है, आई को और टीचर को इक्वल करने का काम कर रही है। इसका मतलब है आई ही टीचर और टीचर ही आई है।
तो जब आई के मतलब सब्जेक्ट के बारे में हम कुछ बताएंगे तो वो हो जाएगा सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि आई और ये दोनों सेम हो गए। ऐसे ही अगर मैं ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताऊं और ऑब्जेक्ट के बारे में जो बताया वो दोनों सेम बंदे हैं तो फिर वो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे मैंने बोला दे अपॉइंटेड हिम प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, मान लो ये लिख दिया मैंने। अब दे ने क्या किया, अपॉइंट किया, किसको अपॉइंट किया, हिम को। अब हिम और प्रिंसिपल दोनों सेम है ना, हिम ही प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ही हिम है, तो ये क्या हुआ, प्रिंसिपल इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब चाहे वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो चाहे ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो, या तो वो एडजेक्टिव होना चाहिए या नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। तो देखो यहां क्या है, प्रिंसिपल नाउन या प्रोनाउन है। अब अगर मैं इसके साथ एज लगा देता हूं तो एज लगते ही ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, एडवर्ब बन जाएंगे। तो एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट कभी बन ही नहीं सकते, इसलिए इसके साथ एज नहीं लगना चाहिए। अब वैसे भी एक मैं तरीका बता देता हूं, जब भी आप कभी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बाद कोई क्वेश्चन अराइज करो और वो क्वेश्चन हो व्हाट का, तो समझ लेना वहां पर एज कभी मत लगा लेना। देखो ही वॉज इलेक्टेड व्हाट, तो अब व्हाट बोल रहा है तो व्हाट का आंसर सीधा आ रहा है, व्हाट हमेशा नाउन के आंसर होते हैं, एज यहां गलत हो गया। ठीक है, तो कभी भी किसी वर्ड के बाद किसी ऑब्जेक्ट के बाद अगर उसका कॉम्प्लीमेंट रखा हो और उस वर्ड के बाद क्या हो, वो हो कोई ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो फिर उससे पहले एज मत लगाया करो। तो ये हो जाएगा ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द कॉलेज, एज नहीं लगता। वैसे ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, वैसे ये ऐसे होता दे इलेक्टेड him chairman as the chairman of the college। तो ये कहाँ रहा होगा, एक्टिव वॉइस में ऐसे रहा होगा। जब इसका पैसिव बनाया होगा तो ये इधर आ गया होगा, दे बाय देम चला गया होगा। तब भी हमारा क्या है, जो चेयरमैन है वो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से पहले एज नहीं लगाया जाता। दैट इज वाई यहां पर क्या हो जाएगा, एज नहीं आएगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडिडेट्स प्रेजेंट इन द एग्जामिनेशन हॉल शुड मेक यूज विद सच अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, शायद आपको भी इसका आंसर पता होगा, लेकिन मैं बता देता हूं कि यहां क्या है, प्रीपोजिशन की गलती है। तो ये क्या कहना चाहता है कि कैंडिडेट्स प्रेजेंट इन द एग्जामिनेशन हॉल शुड मेक यूज, यूज विद नहीं, विद प्रीपोजिशन जो होती है अलॉन्ग विद की होती है, मतलब कंपनीड विद की होती है। तो ये विद के बाद यूज ऑफ यूज करो, ऑफ, यूज ऑफ सच अपॉर्चुनिटीज, विद नहीं, विद तो साथ के लिए यूज होता है, सो विद का यूज नहीं होगा, यूज ऑफ। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज का यूज। ठीक है, सो यूज ऑफ लगाया करो, यूज के साथ विद नहीं, यूज ऑफ सच अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो हमारे इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। आई होप कि जो मैंने आज कंसेप्ट बताए होंगे बड़े अच्छी तरह से समझ में आए होंगे आपको। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। ही सेड दैट इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट सच अ ट्रिक इज डिस्कवर्ड। ये क्वेश्चन बार बार आता है और मैं बार बार आपको ये क्वेश्चन इसलिए ही ला रहा हूँ, 2-3 बार मैंने इस कॉन्सेप्ट को रिपीट किया है क्योंकि क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जाता है। सो बार बार आपके दिमाग में रहे इसलिए मैं बार बार ला रहा हूँ। मैंने हमेशा क्या बताया कि अगर आपकी मेन क्लॉज की मेन वर्ब पास्ट है तो जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, ही सेड दैट, तो दैट के बाद हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई, तो ये सारी सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, पास्ट हो जानी चाहिए, इसका मतलब है उसमें प्रेजेंट का कोई वर्ब नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप एक सीधा सा लॉजिक लगा लो, जो भी बंदा ये बात बोल रहा है वो अपने प्रेजेंट में बोल रहा होगा, जो भी ये बात बोल रहा है, जो भी नरेट कर रहा है इस बात को, वो अपने प्रेजेंट में कर रहा होगा। लेकिन जिसकी बात वो बोल रहा है उसने तो अपने पास्ट में ये बात बोली होगी। अगर उसने सैड कहा होगा तो वो पास्ट में कहा होगा, और पास्ट में कहा होगा तो इसके लिए तो इसकी बोली गई फ्यूचर की बात भी, इसकी बोली गई प्रेजेंट की बात भी, इसकी बोली गई पास्ट की बात भी, इसके लिए तो तीनों ही पास्ट होंगे ना। सो अगर आपका मेन वर्ब पास्ट हो और आप किसी के बात को बता रहे हो तो उसने चाहे फ्यूचर बोला हो, चाहे प्रेजेंट बोला हो, चाहे पास्ट बोला हो, स्पीकर के लिए वो तीनों पॉइंट पास्ट हो जाते हैं। तो इसलिए देखो यहां पर ये इज तो आ ही नहीं सकता,
was ही आएगा, तो ये हो जाएगा he said that it was the first time that such a trick was discovered। तो देखो हमारा ये इसमें एरर है। तो आई थिंक या आई होप आपको जो भी मैंने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये बातें समझ में आ रही हैं तो बार बार मैं वही बात रिपीट करता हूँ आपसे कि इसका फ़ायदा और लोगों को भी जाना चाहिए। तो उसके लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा तभी तो आप इसका फ़ायदा लोगे। तो सब्सक्राइब तो करें ही करें, सबसे बड़ी बात है इसको शेयर भी कर दें लोगों के साथ, ठीक है। बाकी अच्छा लगता है तो लाइक कर दें, नहीं तो इसके लिए कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट मेरी यही है कि साथ बने रहिए सीरीज़ में, और भी अच्छे कॉन्सेप्ट्स लाने वाला हूँ, आगे भी वीडियोस लाने वाला हूँ, तो कीप वॉचिंग, ठीक है। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।